तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध है। इसके बारे में हम अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% बोल रहा हूँ क्वेश्चन ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि साइबर सुरक्षा वाला पार्ट है ये आपको, मतलब मैं बता सकता हूँ कि टेली कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं करवा रहा। सब अपना बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ। पीडीएफ है इसकी, शाम तक टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, और जितने भी हम टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनके टॉपिक बनेंगे वो सारे के सारे टॉपिक है वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर कराने वाला हूँ। इसके अलावा राजस्थान जीके की क्लासेज चल रही हैं तो वो भी करवाऊँगा, और आपकी हिंदी की क्लासेज है वो भी कराऊँगा, क्योंकि आने वाली 2 एग्ज़ाम है मुझे पता है जो राजस्थान पुलिस की देगा वो चतुश्रेणी कर्मचारी की भी देगा। इन दोनों एग्ज़ाम के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस करना है, तो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से आप लोगों को अध्ययन करना है। तो शुरुआत करते हैं क्लास को बिन देर किए। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा क्या है। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया तो साइबर सुरक्षा क्या है। ऑप्शन ए है इंटरनेट पर खेल खेलना। ऑप्शन बी है इंटरनेट उपयोग की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क को अधिकृत पहुंच और सुरक्षित करना। और ऑप्शन डी है मोबाइल चार्जिंग की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइबर सुरक्षा हमारे पास क्या होती है, कंप्यूटर और नेटवर्क को अधिकृत पहुंच प्रदान करने के लिए सुरक्षित रखना ही हमारे पास साइबर सुरक्षा होती है। ये देख लो, इसकी व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिले। व्याख्या में आपको क्या दे रखा है कि साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को हैकिंग वायरस और अनाधिकृत पहुंच से बचाना ही अपने पास क्या होता है, साइबर सुरक्षा होता है। जैसे हैकिंग कर लेते हैं आजकल, कोई वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, उससे अगर आप बचाते हो वही अपने पास क्या होता है, साइबर सुरक्षा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर का हार्डवेयर का हिस्सा। ऑप्शन बी है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने का प्रोग्राम। ऑप्शन सी है हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और ऑप्शन डी है इंटरनेट ब्राउज़र। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यानी कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो फाइल और प्रोग्राम में घुसकर डेटा को नष्ट या चुरा सकता है। आपको भी पता होगा भाई, आपका वायरस क्या करेगा कि आपकी फाइल होगा या फिर आपका जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर क्या करेगा, घुसकर उसको डेटा को चुरा सकता है। अगला क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। फिशिंग क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशिंग क्या है। ऑप्शन ए है मछली पकड़ने की प्रक्रिया, मुझे पता है लगभग तो यही करके आएंगे। इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करना। ऑप्शन सी है नकली ईमेल वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराना। ऑप्शन डी है एंटीवायरस इंस्टॉल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस इंस्टॉल करना। यानी फिशिंग क्या होता है, अपने पास कोई भी एंटीवायरस होता है उसको इंस्टॉल करना ही क्या कहलाता है अपने पास। सॉरी, ये गलत बता दिया, ये होगा ऊपर वाला ऑप्शन नंबर सी, नकली ईमेल वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराना हो जाएगा। एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं होता। देख लो इसमें, ये देखो व्याख्या भी दे रखी है, ये देख लो आप, गलती से बोल दिया मैंने। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है। यानी कि क्या होता है, ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है जिसमें हैकर नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर यूजर के पासवर्ड या बैंक की जानकारी चुरा लेता है। मतलब इसमें क्या करेगा, कोई भी आपको नकली ईमेल बनाकर या आपकी वेबसाइट के माध्यम से यूजर के पासवर्ड हो गए, बैंक हो गए, उनकी जानकारी प्राप्त करता है। यही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैकिंग क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, हैकिंग क्या कहलाती है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर गेम खेलना। ऑप्शन बी है बिना अनुमति की सिस्टम तक पहुंचना। ऑप्शन सी है नया सॉफ्टवेयर बनाना। ऑप्शन डी है इंटरनेट स्पीड बनाना। अब तक तो आप लोगों को इतना कुछ तो समझ में बैठ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का तो आप सही आंसर दे ही दोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना अनुमति के किसी भी सिस्टम तक पहुंचना ही अपने पास क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या समझ लो। हैकिंग का अर्थ बिना अनुमति किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में पहुंच बनाना ही अपने पास क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, एथिकल हैकिंग क्या है? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अगर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो। ऑप्शन ए है अपराध के लिए हैकिंग, मजे के लिए हैकिंग। ऑप्शन सी है आपके लिए सिस्टम सुरक्षा जांचने के लिए वैध हैकिंग। ऑप्शन डी है मोबाइल चार्जिंग। अब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो गया ना, मुझे पता आप लोगों के कंफ्यूज जरूर करेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, वो हो जाएगा। जिसे हम क्या बोलते हैं? वाइट हैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट हैकिंग भी बोलते हैं। तो एथिकल हैकिंग क्या होती है कि सिस्टम को सुरक्षा जांचने के लिए वैध हैकिंग, मतलब ऐसी हैकिंग होती है जिसके अंदर सरकार है वो किसी भी मतलब कर्मचारी को इस प्रकार से हैकिंग वाले कर्मचारी को नियुक्त करती है, एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जो हैकिंग की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? एथिकल हैकिंग कहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग क्या होता है? तो एथिकल हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है इनको। कंपनियों की सिस्टम सुरक्षा कर्मचारियों को जांचने के लिए अधिकृत हैकिंग होती है। मैंने बता दिया ना, जिसके अंदर कानूनी रूप से अगर कोई भी हैकिंग की जाती है उसी को हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए सड़क पर चोरी। ऑप्शन बी इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध। ऑप्शन सी मोबाइल चार्ज करना। ऑप्शन डी कंप्यूटर खरीदना। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध ही आपका साइबर क्राइम हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। जब अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए किया जाता है, जैसे डेटा चोरी करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, ये ही हमारे पास क्या होता है? अपने पास साइबर क्राइम होता है। अगला क्वेश्चन, स्पैम क्या है? लगा लो सुपर इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% छपेगा ये क्वेश्चन। स्पैम क्या है? तो ऑप्शन ए है बहुउपयोगी ईमेल। ऑप्शन बी है अवांछित अनचाहे ईमेल। ऑप्शन डी सी है अपने पास पासवर्ड सुरक्षा ईमेल। ऑप्शन डी है आपके पास सरकारी ईमेल। और ऐसे ही आप जब आप अपनी जीमेल आईडी को चेक करते हैं तो उसके अंदर भी आपको स्पैम वाला ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। उसमें भी आपको पता होगा कि जो अवांछित और अनचाहे ईमेल है उसे स्पैम के अंदर ही डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लो, इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा एग्जामिनर। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। स्पैम ईमेल वे ईमेल होते हैं जो बिना मांगे भेजे जाते हैं, यानी कि स्पैम ईमेल क्या होंगी? वे ईमेल होते हैं जिनको बिना मांगे, आप कभी भी ये डिमांड नहीं करो कि हमें ये ईमेल भेजा जाए, बिना मांगे आपके पास भेजा जाएगी। जैसे कोई विज्ञापन आपके पास भेज देता है, कोई धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पैम बोलते हैं। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मोबाइल चार्ज लगाना। ऑप्शन बी है वायरस बनाना। ऑप्शन सी है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी अपने पास से हो जाएगा कंप्यूटर को स्पीड को बढ़ाना हो जाएगा। बताओ इसमें से कौन सा होगा? डी है कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाना। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य हो जाएगा कि नेटवर्क ट्रैफिक की जो होता है उसके नियंत्रित करना ही अपने पास फायरवॉल होता है। यानी कि फायरवॉल का प्रयोग हम किस में करते हैं? जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है तो उसको अगर हम नियंत्रण करना है तो उसे हम क्या कहते हैं? फायरवॉल कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी इसका। फायरवॉल एक सुरक्षा सिस्टम है, मैंने कहा ना कि भाई एक सुरक्षा सिस्टम है जो नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक फिल्टर करता है और अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। यानी कि नेटवर्क के आने वाले जो आपके ट्रैफिक होते हैं उसको फिल्टर करता है। यानी कोई भी अगर गलत आपके पास कुछ भी भेजता है तो उससे अगर आपके कंप्यूटर को बचाने का कार्य करता है वो आपका फायरवॉल करेगा। तो एक तरह से बोल सकते हो फायरवॉल क्या होता है? सुरक्षा का एक जरिया होता है जो आपके कंप्यूटर को बचाता है। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्जाम में देख लो। ओटीपी का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। एक और बताता हूँ, एफटीपी का पूरा नाम बताओ। ये अभी हाल फिलहाल में पटवार के अंदर पूछा गया था, तो इसका नाम हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, ओटीपी का वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। और एटीएम का पूरा नाम वो आप बताना मुझे क्या होगा? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है जो एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड है जो ऑनलाइन लेन देन और लॉगिन करने के लिए इनमें किया जाता है। पासवर्ड प्रबंधन क्यों जरूरी है? ऑप्शन है मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है कंप्यूटर चार्ज करने के लिए। ऑप्शन सी है डेटा और अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन डी है नया एंटीवायरस बनाने के लिए। अब बताओ कि पासवर्ड प्रबंधन क्यों ज़रूरी हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि आपका डेटा और अकाउंट है उसको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए पासवर्ड प्रबंधन है वो ज़रूरी हो जाएगा। मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड अकाउंट को हैकिंग और अनाधिकृत पहुंच से बचाने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन इन्होंने यहीं पर टाइप कर दिया क्या, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये या बताएं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपका आपका रैनसमवेयर क्या है, बताइए रैनसमवेयर क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास कंप्यूटर गेम, ऑप्शन बी हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा को लॉक कर पैसे मांगता है, ऑप्शन सी है आपके पास इंटरनेट ब्राउज़र, ऑप्शन डी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रैनसमवेयर क्या है आपके पास। रैनसमवेयर बोल दो, चाहे एक ही बात है, रैनसमवेयर क्या है अपने पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर या डेटा जो आपको लॉक करके अगर आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है तो उसे रनसमवेयर कहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। रनसमवेयर एक मेलवेयर है, क्या पर है ये, एक सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपका ये बता दिया मैंने कि रनसमवेयर क्या होता है, एक मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर का डेटा लॉक कर देता है और उसे खोलने के लिए पैसे या रैंसम पैसे आपसे मांगता है। मेलवेयर और स्पाईवेयर में क्या अंतर है, अच्छा क्वेश्चन है कि मेलवेयर और स्पाईवेयर के अंदर क्या अंतर होगा। ऑप्शन ए दोनों एक जैसे हैं, ऑप्शन बी है मेलवेयर कोई भी हानिकारक प्रोग्राम है और स्पाईवेयर जानकारी चुराने वाला प्रोग्राम है, ऑप्शन सी है मेलवेयर वायरस बनाता है और स्पाईवेयर आपका क्या करता है, सुरक्षा करता है, ऑप्शन डी है वो आपका मेलवेयर हार्डवेयर होता है और स्पाईवेयर आपका सॉफ्टवेयर होता है। बताओ इन दोनों में क्या होगा आपका आंसर इन चार ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये क्यों होगा भाई, मेलवेयर कोई हानिकारक प्रोग्राम होता है, यानी कि मेलवेयर क्या होता है आपका हमेशा कोई हानिकारक प्रोग्राम होता है, कोई भी हानिकारक प्रोग्राम होता है, जबकि स्पाईवेयर होता है वो जानकारी चुराने वाला प्रोग्राम होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। मेलवेयर का मतलब किसी भी हानिकारक प्रोग्राम से है, यानी कि मेलवेयर का मतलब किससे हो जाएगा, कोई भी हानिकारक प्रोग्राम हो गया उससे हो गया, जबकि स्पाईवेयर विशेष रूप से यूजर की गतिविधियों जैसे जासूसी करने का कार्य करता है। यानी कि स्पाईवेयर जैसे हम बोलते हैं नहीं भाई वो आपकी मूवी है स्पाई एजेंट है, तो मतलब इससे आप याद रख सकते हो कि यार स्पाईवेयर तो मतलब कोई यूजर होगा उसकी जासूसी करने वाला होता है, तो स्पाईवेयर आपका जासूसी से रिलेटेड हो जाएगा। और मेलवेयर होता है ये भी आपका एक प्रकार से हानिकारक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट है कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ऑप्शन ए है वायरस रोकने वाला प्रोग्राम, ऑप्शन बी है धोखे से इंस्टॉल हुआ मेलवेयर, ऑप्शन सी है आपका पासवर्ड बनाने की तकनीक, ऑप्शन डी है फायरवॉल का दूसरा नाम। तो फायरवॉल तो आपका सुरक्षा के लिए ही होता है यूज, ये तो मैंने बताया था अभी। तो इसमें हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, वो आपके क्या होता है कि धोखे से इंस्टॉल हुआ हुआ मेलवेयर होता है, यानी कि धोखे से अगर आप के फ़ोन में कुछ मेलवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। व्याख्या देख लो थोड़ी सी कि ट्रोजन हॉर्स ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखता है लेकिन बैकग्राउंड में हानिकारक कार्य करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि DOS अटैक क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यार कि डेनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन बी है सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजना कि वह काम ना करे, ऑप्शन सी है पासवर्ड बदलना और ऑप्शन डी हो जाएगा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना। तो DOS क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस होता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। DOS होता है अपने पास सर्वर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजना कि वह काम करना ही बंद कर दे। हम नहीं बोलते कि उसके जो सर्वर है उसके ऊपर DOS आ गया, मतलब DOS क्या बोल सकते हैं हम कि सर्वर होता है उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाना कि वह काम करना ही बंद कर दे, उसे डेनियल ऑफ सर्विस या DOS अटैक कहते हैं। DOS अटैक में सर्वर को फर्जी ट्रैफिक से भर दिया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि सर्वर होता है उसको आपका फर्जी ट्रैफिक से भर दिया जाता है जिससे असली यूजर्स को सेवा नहीं मिल पाती। अगला क्वेश्चन है SQL इंजेक्शन अटैक्स किससे संबंधित है। SQL इंजेक्शन अटैक है वो किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए है नेटवर्क हार्डवेयर से, ऑप्शन बी है डेटाबेस से, ऑप्शन सी है एंटीवायरस से, ऑप्शन डी हो जाएगा ईमेल से। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डेटाबेस से रिलेटेड हो जाएगा, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होगा। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है वो आपके डेटाबेस से रिलेटेड होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन एक डेटाबेस अटैक है जिसमें हैकर एसक्यूएल क्वेरी के में छेड़छाड़ करके आपका डेटा चुरा लेता है, यानी कि एसक्यूएल अटैक होता है, इंजेक्शन अटैक होता है, इसमें आपका डेटा चुराने का काम करता है, तो डेटाबेस आपका अटैक हो जाएगा ये। जीरो डे अटैक क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। केवल एक दिन का अटैक, ऑप्शन बी है। नए सॉफ्टवेयर का पहला अटैक, ऑप्शन सी है। उस कमजोरी का पर पहला हमला जिसके लिए अभी पेज उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन डी है बिना इंटरनेट के अटैक। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। देखो, जीरो डे अटैक क्या होता है कि उस कमजोरी पर हमला जिसके लिए अभी पेज उपलब्ध नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरो डे अटैक कहते हैं, यानी कि कोई पेज उपलब्ध नहीं होगा तो वो आपका जीरो डे अटैक हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। देखो, जीरो डे अटैक वह हमला है जो सॉफ्टवेयर की ऐसी कमजोरी पर किया जाता है जिसके बारे में डेवलपर को पता नहीं है। यानी कि जीरो डे अटैक क्या होता है कि वो भाई एक ऐसा हमला होता है जो सॉफ्टवेयर की ऐसी कमजोरी के ऊपर हमला किया जाता है जिसके बारे में डेवलपर को पता नहीं होता और उसका समाधान भी नहीं बना है भी, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो डे अटैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। की लॉगर अटैक क्या है? की लॉगर अटैक क्या होता है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड की मरम्मत, ऑप्शन बी है आपका यूजर्स द्वारा टाइप किए गए की स्ट्रोक रिकॉर्ड करना, ऑप्शन सी है पासवर्ड बदलना, ऑप्शन डी है आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर कंप्यूटर को लॉक करना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा की लॉगर अटैक क्या होता है कि यूजर द्वारा टाइप किए गए की स्ट्रोक रिकॉर्ड करना ही आपका क्या हो जाएगा, की लॉगर अटैक हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक बार में न समझ में बैठे तो क्लास दोबारा देख लेना और फिर एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना, काफ़ी है, एग्जाम में बेटरी परफॉर्मेंस कर कर आओगे। की लॉगर एक स्पाईवेयर है, यानी कि क्या होता है, ये एक स्पाईवेयर होता है। अभी मैंने बताया था स्पाईवेयर क्या होता है कि जो आपके मतलब जासूसी करता है, जो यूजर्स द्वारा टाइप किए गए हर एक शब्द को रिकॉर्ड करता है। मैंने बता दिया ना कि स्ट्रोक क्या होता है कि भाई आपके द्वारा टाइप किए गए हर एक शब्द, हर एक पासवर्ड को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है, आपकी जासूसी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, की लॉगर अटैक कहते हैं। बॉटनेट क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका कंप्यूटर में गेम, ऑप्शन बी है आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक साथ जुड़े हुए संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन डी हो जाएगा पासवर्ड मैनेजर हो जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है, एक साथ जुड़े हुए संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोटनेट कहते हैं। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोटनेट बोटनेट कई संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, यानी कि बोटनेट होता है वो क्या होता है, आपका कई संक्रमित जो कंप्यूटर होंगे उनका नेटवर्क होता है जिन्हें हैकर नियंत्रित करके बड़े पैमाने पर साइबर हमले करता है। यानी कि जो बोटनेट होता है वो आपके कई संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है जिसमें आपका हैकर होता है, वो उसे नियंत्रित करेगा और बड़े पैमाने पर साइबर हमले करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है। ऑप्शन ए मशीन में हमला, ऑप्शन बी है सोशल मीडिया पर गाने सुनना, ऑप्शन सी है इंसानों को धोखा देकर जानकारी निकालना, ऑप्शन डी है केवल ईमेल भेजना। और इसको आप मेरे हिसाब से गलत भी नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंसानों को धोखा देकर जानकारी निकालना ही सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहलाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में हैकर लोगों को धोखा देकर उनसे पासवर्ड, पिन या अन्य निजी जानकारी निकाली जाती है। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हैकर लोगों को इसमें क्या किया जाता है कि हैकर लोगों को धोखा देकर उनसे पासवर्ड, हैकर वो क्या करता है, लोगों को धोखा देता है और उसके पश्चात उनसे पासवर्ड, पिन या अन्य किसी निजी जानकारी लेने का कार्य करता है, उसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, DDoS अटैक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी सी ए है डायरेक्ट डेनियल ऑफ सर्विस, DOS बताया था मैंने, डेनियल ऑफ सर्विस। बी है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी है डिजिटल डेनियल ऑफ सिक्योरिटी, और ऑप्शन डी हो जाएगा डाटा आपका डाटा डेनियल ऑफ सर्वर।
तो इतना तो पक्का है कि डेनियल ऑफ सर्विस तो पक्का आएगा। तो DDoS का फुल फॉर्म हो जाए। DDoS अटैक क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे आंसर तो आप लोगों को खुद ही की गया था इसका व्याख्या। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में कई संक्रमित कंप्यूटर मिलकर सर्वर पर ट्रैफिक भेजते हैं। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होता है कि DDoS होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होता है। इसमें अटैक में कई संक्रमित कंप्यूटर मिलकर सर्वर पर ट्रैफिक भेजते हैं और उसे ठप कर देते हैं। यानी कि आपका जो सर्वर होगा उसके ऊपर वो क्या भेजेंगे, सभी संक्रमित मिलकर सर्वर पर ट्रैफिक भेजते हैं जिससे आपका सर्वर है वो ठप कर देता है। अगला क्वेश्चन है डाटा एनक्रिप्शन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। डाटा एनक्रिप्शन क्या है? ऑप्शन ए है डेटा डिलीट करना, बी है डेटा को एक गुप्त कोड में बदलना, ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेट में डेटा डाउनलोड करना, ऑप्शन डी हो जाएगा कंप्यूटर रीस्टार्ट करना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डेटा होता है उसको एक गुप्त कोड में बदला जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जो एनक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को कोड में बदला जाता है, केवल अधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ सके। यानी कि जो उसे जानता हो, उसी जो उसने बनाया है वही उसको इससे पढ़ सकता है। तो डेटा एनक्रिप्शन उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है SSL सर्टिफिकेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, बी है वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए, ऑप्शन सी है पासवर्ड बदलने के लिए, ऑप्शन डी है नेटवर्क को बंद करने के लिए। तो SSL सर्टिफिकेट का हम क्यों प्रयोग करते हैं भाई? आप मुझे बताओ कि क्यों प्रयोग करोगे आप? तो इसमें कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए करोगे, या फिर आप इसमें वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए करोगे, या फिर पासवर्ड बदलने के लिए करोगे, या नेटवर्क बंद करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि अगर SSL सर्टिफिकेट यूज करना, आप साइबर सुरक्षा में पढ़ रहे हो, तो आप ऑब्वियसली है कि भाई वेबसाइट को सुरक्षित ही बनाओगे। तो वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए इसका प्रयोग करोगे। SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। सर्टिफिकेट वेबसाइट या यूजर के बीच डेटा ट्रांसफर को एनक्रिप्ट करने का कार्य करता है। ठीक है भैया। तो इसमें आप क्या करोगे? वेबसाइट को सुरक्षित करने का कार्य करोगे। अगला क्वेश्चन है VPN की फुल फॉर्म बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शन ए है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है वेरी प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है वर्चुअल पावर नेटवर्क। और अच्छा क्वेश्चन है भैया VPN का बहुत बार आप मोबाइल में भी ये चीज़ें देखते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि सुरक्षित इंटरनेट डेटा उपयोग के लिए इसका काम लिया जाता है। यानी कि क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN होता है जो सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के लिए लिया जाता है। कभी भी आप इंटरनेट का यूज करते हो तो उसमें आपको ये देखने को भी मिलता है कि VPN का यूज करना चाहिए ताकि इंटरनेट का सुरक्षित रूप से आपका उपयोग हो सके। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि क्लास ऑब्वियसली हमारी 22 मिनट के करीबन हो चुकी है। फिर आप कहोगे लंबी क्लास हो गई, तो ज़्यादा लंबी हम नहीं करना चाहते। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंटरनेट उपयोग को सुरक्षित करता है और यूज़र की लोकेशन को छिपाने का कार्य करता है। VPN आपकी यूज़र होगा, उसकी लोकेशन है उसको मतलब छिपाने का काम करेगा। HTTPS और HTTP में आपका क्या अंतर है? एक की तो होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बताओ इनमें क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए है HTTPS में सुरक्षा होती है जबकि HTTP में नहीं। ऑप्शन बी है दोनों समान है। ऑप्शन सी HTTP तेज है, ये धीमा है दूसरे। और अगला है HTTP एंटीवायरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HTTPS होता है क्या करता है? आपको सुरक्षा देता है, और HTTP में आपको सुरक्षा नहीं मिलती है। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मैंने बता दिया इसमें एक वर्ड एस जुड़ जाता है तो वो आपको सुरक्षा देने का कार्य करेगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आपका ये इसका भी तो फुल फॉर्म होता है HTTP, और HTTPS वो आपको सुरक्षा देगा। तो उसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आपका इसमें वर्ड हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आप जब अपना वो
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसमें करवाया भी जाता है। ऑप्शन ए है हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण विधि, ऑप्शन सी है पासवर्ड, ऑप्शन डी है आपका मोबाइल लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग दे ही दोगे कि डिजिटल सिग्नेचर वो आपका क्या होता है इसके अंदर। तो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण की विधि होगी भैया डिजिटल सिग्नेचर। हस्ताक्षर स्कैन की कैसे होगी भाई, स्कैन कैसे करोगे आप उसको, आपकी मतलब इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण की विधि तो होगी, उसके ऊपर ही तो करते हो। अगर कभी ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया तो आपने देखा होगा। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण होता है जो डेटा और दस्तावेज की असली पहचान और अखंडता को सत्यापित करता है। यानी कि डेटा हो गया और दस्तावेज हो गया, उसकी असली पहचान और अखंडता को सत्यापित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या अंतर। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एक जैसी होती है, बी है एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियाँ, ऑप्शन सी है केवल पासवर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें कंप्यूटर लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए की जाने वाली कुंजियाँ हो जाएंगी। पब्लिक की से डेटा एनक्रिप्ट होता है, यानी कि पब्लिक की होता है उससे क्या होता है, आपका डेटा है वो एनक्रिप्ट होता है, और प्राइवेट की से डिस्क्रिप्ट होता है, यानी कि इससे क्या होता है, डिस्क्रिप्ट होता है। यह पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार होती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए दो बार पासवर्ड डालना, ऑप्शन बी है पासवर्ड प्लस ओटीपी बायोमेट्रिक जैसी दूसरी सुरक्षा, ऑप्शन सी दो मोबाइल इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी हो जाएगा कंप्यूटर को दो बार रीस्टार्ट करना। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होगा बताइए, इसके अंदर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई पासवर्ड प्लस ओटीपी बायोमेट्रिक्स जैसी सुरक्षा हो जाएगी, ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है भैया, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अतिरिक्त सुरक्षा की परत होती है जिसमें पासवर्ड के साथ ओटीपी, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि क्लाउड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बारिश से बचने के लिए। अरे वाह, क्या ऑप्शन दिया। बी क्लाउड में स्टोर डेटा को हैकिंग और चोरी से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है एंटीवायरस को हटाने के लिए। अभी तक आप लोग इतना तो समझ चुके हो, बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर तो पता ही आप लोगों को भाई, क्लाउड में स्टोर जो डेटा होगा उसको हैकिंग या चोरी से बचाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब क्लाउड सर्वर में स्टोर डेटा को अनाधिकृत पहुंच और साइबर हमलों से बचाना ही आपका क्लाउड सिक्योरिटी हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो आप दे ही दोगे। ऑप्शन ए है पासवर्ड से लॉगिन, ऑप्शन बी है फिंगरप्रिंट आंख चेहरे की पहचान, ऑप्शन सी है इंटरनेट का उपयोग, ऑप्शन डी मोबाइल चार्जिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिंगरप्रिंट आंख चेहरे की पहचान करना हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा में कैप्चा का क्या महत्व होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपसे कैप्चा फिल करवाया जाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट की डिज़ाइन सुंदर बनाने के लिए, कतई नहीं होगा। ऑप्शन बी है इंसान और बोट में अंतर करने के लिए, ऑप्शन सी है पासवर्ड बदलने के लिए, ऑप्शन डी है इंटरनेट को तेज़ करने के लिए। बताओ इसमें क्या होगा। तो इसमें इंसान और बोट होता है, उनमें अंतर करने के लिए आपसे कैप्चा है वो फिल करवाया जाता है। कैप्चा टेस्ट यह पहचान करता है कि इनपुट इंसान दे रहा है या बोट दे रहा है, या ऑटोमेटेड स्पैम होता है उसको रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइबर क्राइम की जांच कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी रेलवे विभाग, ऑप्शन सी है पुलिस और साइबर क्राइम सेल, ऑप्शन डी कृषि विभाग। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा कि पुलिस और जो साइबर क्राइम सेल होगी वही भारत के अंदर साइबर क्राइम की है वो जांच करने का कार्य करता है। देखो भारत में साइबर क्राइम की जांच पुलिस की साइबर क्राइम सेल और केंद्रीय स्तर पर CERT, IN और CBI जैसी एजेंसियां करती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्टुक्सनेट क्या होता है। स्टुक्सनेट क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है। स्टुक्सनेट किस प्रकार का मेलवेयर होता है, सॉरी मेलवेयर पूछ रहा है, हानिकारक ही होता है मेलवेयर। वैसे ट्रोजन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वो आप मुझे बताना। तो ये क्या होता है एक प्रकार का।
तो स्टुक्सनेट जो होता है वो किस प्रकार का मेलवेयर होता है? आपके पास एक प्रकार का वोरम मेलवेयर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टुक्सनेट एक शक्तिशाली वरम होता है, यानी कि क्या होता है, एक शक्तिशाली वरम होता है जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था। यानी कि इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है स्टुक्सनेट। इसने क्या किया था, इसने ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको निशाना बनाया था, और ये एक शक्तिशाली वरम होता है। तो वरम होता है, कौन सी तकनीक से किसी रिमोट कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग से, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पेनेट्रेशन टेस्टिंग का। हो सकता है फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ने में मुझसे दिक्कत हो जाए, लेकिन लगभग ऑप्शन आपको सही बता दूंगा। ऑप्शन सी है डिजिटल प्रिंटिंग में, ऑप्शन डी है आपका मशीन प्रिंटिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई आपका जो रिमोट कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग से लगाया जाता है। ठीक है भैया, यह एथिकल हैकिंग तकनीक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने के लिए पैकेट विश्लेषण का उपयोग करती है। एथिकल हैकिंग है, ये मैंने शुरुआत में बताया था और इम्पोर्टेंट भी बताया था, कानूनी रूप से जो की जाती है उसे कहते हैं। डेटा लीक होने की संभावना को कम करने में कौन सी तकनीक मददगार होती है? ऑप्शन ए स्टेगेनोग्राफी, ऑप्शन बी है आपकी कोरोग्राफी, ऑप्शन सी आपकी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और बताओ कि कौन सा होगा कि भाई डेटा लीक होने की संभावना को अगर आपको कम करना है तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेगनोग्राफी में डेटा को किसी दूसरी फाइल यानी कि जैसे इमेज में छिपाया जाता है, यानी कि कोई दूसरी फाइल या इमेज में छिपाया जाता है जिसमें उसे आसानी से पता नहीं चल पाता है, यानी कि किसी दूसरी फाइल में हम छिपा देते हैं जिससे अगर कोई आपके इसको चुराने की कोशिश करता है तो उसको आसानी से इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। अगला क्वेश्चन है WPA2, WPA3, WEP में सबसे कमज़ोर सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक कौन सा है? बताओ इन चारों के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? एक मिनट रुको, इसको सही मैनेज कर देता हूँ। हाँ ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर होगा। देखो WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एक पुराना और कमज़ोर वायरलेस एन्क्रिप्शन होता है, यानी कि इनमें से सबसे पुराना आपका कौन हो जाएगा? WEP हो जाएगा, जिसकी फॉर्म वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि एक पुराना और कमज़ोर मालवेयर एन्क्रिप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है CIA साइबर सुरक्षा में किसका संक्षेप है? CIA साइबर सुरक्षा में किसका संक्षेप है? ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी, ऑप्शन बी है कंट्रोल, आइसोलेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है आपकी कॉम्प्लाइंस, इन्वेस्टिगेशन, एक्सेस, ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगी आपकी कनेक्टिविटी, इंस्पेक्शन, ऑथराइजेशन। बताओ इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो CIA साइबर सुरक्षा का संक्षेप हो जाएगा कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी हो जाएगा। ये देख लो आपका इसका व्याख्या कि कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी हो जाएगा। ये तीन प्रमुख सिद्धांत है जो डेटा को सुरक्षित करता है। मतलब कोई भी आपके डेटा को सुरक्षित करने का यही सबसे अच्छा काम होता है CIA, यानी कि कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ऑथेंटिकेशन समय को कम करना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको कई सत्यापन चरणों की सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉगिन प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑप्शन डी हो जाएगा नेटवर्क क्षमता को बढ़ाना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, क्या करता है कि कई सत्यापन चरण होते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है भैया, यानी कि ये क्या करता है आपका MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पावर सेल, पासवर्ड, OTP, बायोमेट्रिक्स जैसे कई स्तर इसमें शामिल होते हैं, तो उनको ये सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है एन्क्रिप्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एन्क्रिप्शन होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है इसके अंदर? ऑप्शन ए है आपका इसके अंदर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा डेटा संग्रहण के लिए कंप्रेशन, ऑप्शन बी है डेटा को तेज़ी से
प्रक्रियान्वित करने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा शेयर करना, ऑप्शन डी है डेटा को बिना कुंजी के पढ़ा न जा सके ऐसा बनाना। तो भाई बिल्कुल सही बात है। कभी भी आपने देखा होगा कि भाई आप पीडीएफ फाइल बनाते हो, उसको लॉक किया हुआ रहता है किसी के द्वारा, तो वो लॉक की हुई होती है, वो क्या होता है कि दूसरा उसको नहीं पढ़ सकता है जब तक अगला न चाहे, क्योंकि वो अगला पासवर्ड बताएगा तभी उसको पढ़ पाएगा। तो ये अपने पास एनक्रिप्शन होता है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से तो आप लोग। अगला क्वेश्चन है 39 का, एक सार्वजनिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है RSA, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका DES, ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा 3DES, ऑप्शन डी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इसके अंदर ब्लोफिश हो जाएगा। बताओ इसके अंदर कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सार्वजनिक कुंजी एनक्रिप्शन होता है, उसका एल्गोरिथम का क्या उदाहरण हो जाएगा, RSA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RSA हो जाएगा। थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। RSA क्या होता है, RSA एक असाइमेट्रिक एनक्रिप्शन तकनीक है जिसका उपयोग सार्वजनिक प्राइवेट की जोड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सिग्नेचर का प्राइमरी उद्देश्य क्या है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेटवर्क ट्रैफिक एन्क्रिप्ट करना, ऑप्शन बी है उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र स्टोर करना, ऑप्शन सी है संदेश प्रामाणिकता को सत्यापित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वर प्रदर्शन को बढ़ाना। बताओ इसके अंदर कौन सा हो जाएगा आपको। तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया था कि भाई आपकी प्रमाणिकता को देखा जाता है इसके अंदर, यानी कि संदेश की प्रमाणिकता होगी उसको सत्यापित करना ही डिजिटल सिग्नेचर होता है। देख लो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। संदेश को प्रमाणिकता से सत्यापित करना, व्याख्या डिजिटल सिग्नेचर यह सुनिश्चित करता है कि संदेश भेजने वाला सही है या उसे बदला नहीं गया है, इसके बारे में जानता है। फायरवॉल का नेटवर्क में प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका नेटवर्क ट्रैफिक का फिल्टर करना, ऑप्शन बी है सिस्टम लॉग स्टोर करना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसके अंदर सुरक्षित एप्लीकेशन बनाना, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोगकर्ता के खातों का प्रबंधन। अभी 9 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लो और ये मानकर चलो ये टॉपिक है वो आपका 100% पूरा का पूरा हो जाएगा। इससे बाद इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो फायरवॉल का नेटवर्क में प्राथमिक कार्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना ही फायरवॉल का नेटवर्क में प्राथमिक कार्य हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका उपयोग अवांछित ट्रैफिक को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है IDS इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है नेटवर्क ट्रैफिक एनक्रिप्ट करना, बी है संदिग्ध की जांच करना और ऑप्शन सी हो जाएगा डेटाबेस क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्शन सी हो जाएगा उपयोगकर्ता के खातों का प्रबंधन। तो IDS क्या होता है अपने पास, इसके अंदर बताओ कि क्या हो जाएगा IDS। तो IDS का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो संदिग्ध गतिविधियाँ होती है ना उनको पता लगाने का काम है वो कौन करता है, IDS करता है। ठीक है भैया, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। IDS सिस्टम में असामान्य पैटर्न का या जोखिम का पता लगाने का कार्य करता है, मतलब जो संदिग्ध गतिविधियाँ होगी उनका पता लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके लिए, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए सबसे सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा होगा। FTP तो आपको पता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है नहीं होता। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई सुरक्षा करना है उसका सामान्य प्रोटोकॉल देखना है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हो जाएगा, नहीं HTTPS हो जाएगा। ये तो HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये वैसे भी नहीं होगा। तो इसका सबसे जो पहला होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, HTTPS हो जाएगा। एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसकी हाल फिलहाल में पटवार के अंदर फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज क्या बताता है। ऑप्शन ए है उपयोगकर्ता है उसको पहुंच देना, ऑप्शन बी है सभी डेटा को एनक्रिप्ट करना, ऑप्शन सी है केवल आवश्यक संसाधनों तक पहुंच देना और ऑप्शन डी है सभी उपयोग गतिविधियों की निगरानी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना ही प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज हो जाएगा। ये इसमें सुरक्षा बढ़ती है, अनाधिकृत चोरों और जोखिम को कम करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन है अपने पास कि हनी
पोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो हनी पोर्ट का क्या उद्देश्य होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेदनशील डेटा को स्टोर करना। बी आपके पास हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को आकर्षित करना। सी आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक एनक्रिप्ट करना। डी आपके पास सर्वर प्रदर्शन बढ़ाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को आकर्षित और पकड़ना आपका हनी पोर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, व्याख्या देख लो इसकी। हनी पोर्ट एक फर्जी सिस्टम होता है, यानी कि क्या होता है, एक फर्जी सिस्टम होता है जो हमलावरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट SIEM की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मूल कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है सुरक्षित एप्लीकेशन बनाना। ऑप्शन बी है आपके पास उपयोग अनुमतियों का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अंदर आपका एकत्रित सुरक्षा घटना या डेटा का विश्लेषण। और ऑप्शन डी हो जाएगा नेटवर्क प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SIEM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट विभिन्न स्रोतों से घटना डेटा इकट्ठा कर उसे विश्लेषित करता है और अलर्ट प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सुरक्षा घटनाओं का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर बनाना। सी नेटवर्क गति बढ़ाना। ऑप्शन डी उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा घटनाओं का पता लगाता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए सभी उपयोगकर्ताओं पर भरोसा करना। ऑप्शन बी सभी डेटा को स्वचालित रूप से एनक्रिप्ट करना। ऑप्शन सी हर उपयोगकर्ता और डिवाइस को सतत सत्यापित करना। ऑप्शन डी नेटवर्क को मुक्त रूप से एक्सेस करना। तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है? तो ये हर उपयोगकर्ता होता है, हर उपयोगकर्ता और डिवाइस को सतत सत्यापित करना ही आपका जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपका नेटवर्क प्रदर्शन बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कर्मचारियों को सुरक्षा और श्रेष्ठ प्रथाओं से परिचित कराना है आपका सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो पैच मैनेजमेंट क्या होता है? पैच मैनेजमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना। बी उपयोगकर्ता की गतिविधि निगरानी। ऑप्शन सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर को अपडेट करके कर्मचारियों को ठीक करना। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका डेटा बैकअप करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके कमजोरियों को ठीक करना। मैंने पहले कर्मचारी बोल दिया था। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करके कमजोरियों को ठीक करना ही आपका पैच मैनेजमेंट होता है। व्याख्या देखें तो यह सुरक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इससे ज्ञात कर्मचारियों का शोषण रोका जा सकता है। अब इसके अलावा थोड़ा सा मैं और पॉइंट बताऊंगा, उसके पश्चात वीडियो को ख़त्म करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं कब साइबर सुरक्षा के लिए कानून लाया गया था, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अब थोड़ा सा लास्ट वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी 5 से 7 मिनट तोड़ लूँगा। पहला है इसके अंदर कि IT भारत के अंदर साइबर कानून के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के अंदर सबसे पहले साइबर कानून आता IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें भारत का पहला साइबर कानून बनाया जाता है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, अपराध और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ई-कॉमर्स आदि कानून को मान्यता दी जाती है। तो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि भारत के अंदर IT एक्ट कब आया था? तो IT एक्ट 2000 के अंदर आया था। फिर आया था आपका IT संशोधन अधिनियम 2008 के अंदर। कब आता है? IT संशोधन अधिनियम 2008 में आता है। इसमें 2000 वाले कानून में ही संशोधन किया जाता है। इसके अंदर साइबर आतंकवाद, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात आपका तीसरा भारत के अंदर आता है। तो पहला तो आपका कब आया था?
2000 में, दूसरा आपका 2008 में आता है, तीसरा आपका आता है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो 2013 के अंदर पारित की जाती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर नीति 2013 में इसका उद्देश्य क्या था, इसका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी रक्षा करना था। अगला आपके पास आता है अभी हाल फिलहाल में सबसे ताज़ा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कब आता है, 2023 के अंदर आता है। डिजिटल जो पर्सनल डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो नागरिकों के लिए यूज किया जाता है, और यह सबसे नया और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना कानून हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, पहला एक्ट IT एक्ट 2000 में आया था जो भारत का पहला साइबर कानून था, दूसरा IT संशोधन अधिनियम 2008 में आया था, और तीसरा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी 2013 आई थी, और अभी हाल फिलहाल में ताज़ा आया है IT एक्ट 2023 या फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो आपका 2023 के अंदर आया है। अब भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसियां, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, तो CERTIN, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया भी था। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हो जाती है भारत की। CERT की स्थापना कब की जाती है, तो 2004 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। साइबर अटैक और वायरस हैकिंग से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी आपकी एजेंसी हो जाएगी NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिसकी स्थापना 2014 में, यानी कि पहली 2004, उससे 10 साल पश्चात NCIIPC यानी कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना की जाती है। भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, बैंकिंग, रेलवे आदि की साइबर हमलों से सुरक्षा NCIIPC करता, जिसकी स्थापना 2014 में की जाती है। DRDO का साइबर डिवीजन, ये एक रक्षा क्षेत्र का सुरक्षा प्रोग्राम है। इसके अलावा IB और RO जो अपनी गुप्तचर एजेंसियां हैं, ये भी साइबर आतंकवाद आदि इनकी जासूसी करने का कार्य करती है। एक पांचवी आपकी आ जाएगी NCCC यानी कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी और साइबर खतरों का विश्लेषण करता है। और छठी आपकी साइबर क्राइम सेल्स, जो राज्य पुलिस विभागों के अंदर पाई जाती है, आपकी प्रमुख संस्थाएं हो जाएंगी। तो ये अपने पास साइबर सेल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं थी वो हमने इसके अंदर देख ली कि कितनी संस्थाएं। जो पहला IT एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ाया कि 2000 में आया था, सबसे न्यूनतम के बारे में बताया, और सबसे पहली जो एजेंसी थी वो 2004 में बनी थी, फिर 2014 के अंदर बनी थी, इनके बारे में बताया। जो NCC जो बताई थी वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बिजली हो गई, इनसे संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जानकारी देता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई ये सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी प्रकार से रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, और PDF टेलीग्राम पर शाम तक अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।